समाजशास्त्र का पेपर है जो कि 8 मार्च 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समकालीन भारतीय समाज की विशेषताएं हैं? निम्न में से कौन समकालीन भारतीय समाज की विशेषताएं हैं? जीवन व्यवहार में परिवर्तन, भौतिकवादी जीवन, बदलता हुआ सामाजिक स्थिरीकरण। तो ये तीनों भारतीय समाज की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर है, भारत में प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था 1953 में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर है, उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव क्या हैं? कृषि संकट, लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव, आय असमानता। तो ये तीनों प्रतिकूल प्रभाव हैं उदारीकरण के। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम को और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, जातीय वर्ग में कौन सा गुण समान है? श्रेणी क्रम, उपलब्धि, जन्मजात, सदस्यता, इनमें से कोई नहीं। तो श्रेणी क्रम सही हो जाएगा। जातीय वर्ग में श्रेणी क्रम का गुण समान है। इसके बाद 5वां नंबर है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया था? एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, बी.आर. चौहान, इनमें से कोई नहीं। तो श्रीनिवास ने दिया था। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का सिद्धांत दिया था। इसके बाद 6 नंबर है, एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है। पूर्वाग्रह। ठीक है, पूर्वाग्रह होता है। इसके बाद है 7 नंबर, भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। इसके बाद है 8वां नंबर, भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या क्या है? उच्च शिक्षा का अभाव, ये भी है। तकनीकी शिक्षा का अभाव, ये भी है। लैंगिक असमानता या भेदभाव, ये भी है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके बाद है जनजाति है, आंशिक समाज, आंशिक संस्कृति, संपूर्ण मानसिक समाज या फिर संपूर्ण समाज। तो जो जनजाति है वो क्या है? जनजाति है संपूर्ण समाज। क्या है? संपूर्ण समाज। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 10 नंबर, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो राष्ट्रवाद जो है राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। स्ववाचन किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ववाचन किसे कहते हैं? गहनता पूर्वक स्वयं को आत्मनिरीक्षण करने की योग्यता को स्ववाचन कहते हैं। नहीं, गहनता पूर्वक स्वयं को आत्मनिरीक्षण करने की योग्यता को क्या कहते हैं? स्ववाचन कहते हैं। फिर 12 नंबर है, बंध्याकरण क्या है? तो बंध्याकरण एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पुरुषों की नसबंदी तथा महिलाओं की नलिकाबंदी कर दी जाती है। इससे गर्भधारण नहीं होता। इसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन, मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं? ऐसे परिवार में वंश परंपरा माँ के नाम से चलती है और माँ से पुत्रियों के वंश नाम मिलते हैं। मालाबार के नगरों में यही प्रथा प्रचलित है। इसके बाद है अदृश्य हाथ से क्या तात्पर्य है? तो अदृश्य हाथ से तात्पर्य उन अदृश्य शक्तियों से है जो व्यक्तियों के लाभ की प्रवृत्ति को समाज के लाभ के रूप में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद है 15 नंबर, दिव्यांगों की प्रमुख समस्याएं क्या है? तो भावनात्मक हीनता है, आवश्यक सुविधाओं से दूरी, सामाजिक बहिष्कार, अधिकारों का उपयोग न कर पाना आदि दिव्यांगों की समस्याएं हैं। इसके बाद 16 नंबर है, एक आदर्श राष्ट्र का विचार क्या है? तो राष्ट्र की परिकल्पना उस रूप में की गई जो सांस्कृतिक दृष्टि से तटस्थ हो तथा सभी नागरिकों का एक समावेशात्मक भूभागीय राजनीतिक समुदाय हो। इसके बाद में 17 नंबर है, क्या कह रहा है, परियोजना कार्य किसे कहते हैं? तो परियोजना कार्य समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए किया जाने वाला व्यवहारिक महत्व का एक कार्य है। इस व्यवस्थित कार्य से उपयोगी ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। इसके बाद है लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं और उसे
देश के शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाती है, और उस देश के शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाती है। ग्रामीण समाज क्या है? तो ग्रामीण समाज ऐसे संबंधित अथवा असंबंधित लोगों का समूह है जो एक दूसरे के साथ बड़े ही निकटता से ही जुड़े होते हैं। इसके बाद 20 नंबर है, दांडी मार्च से आप क्या समझते हैं? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी नमक के कानून को तोड़ने का निमित्त रवाना हुए। 24 दिनों के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 6 नंबर आपको मिलेंगे। हरित क्रांति का अर्थ समझाते हुए कृषक समाज पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि क्षेत्र में उच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए आधुनिक तकनीकों, उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई सुविधाओं का उपयोग। इसका प्रभाव कृषक समाज पर गहरा पड़ा। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, किसानों की आय बढ़ी और भुखमरी कम हुई। हालांकि इसके कारण छोटे किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ा और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। 22 नंबर है, सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है? भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है? सांस्कृतिक विविधता का अर्थ है एक समाज या देश में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों और जीवन शैलियों का सह अस्तित्व। भारत को अत्यंत विविधतापूर्ण देश तब माना जाता है क्योंकि यहाँ 2000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न धर्मों के अनुयायी रहते हैं और हर क्षेत्र की अपनी अनूठी परंपराएं हैं। यह विविधता भारत को अद्वितीय बनाती है और उसकी पहचान को महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद है 23 नंबर, कृषक एवं नौ किसान आंदोलन के मध्य अंतर। कृषक आंदोलन मुख्यतः परंपरागत किसानों द्वारा जमींदारी प्रथा, लगान और शोषण के खिलाफ हुआ, जिसमें उनका लक्ष्य भूमि अधिकार और सामाजिक न्याय था। नौ किसान आंदोलन आधुनिक समय में उभरा, जो मुख्यतः कृषि के बाजारीकरण, मूल्य निर्धारण और नीतिगत सुधारों पर केंद्रित है। यह आंदोलन मध्यम और बड़े किसानों द्वारा संचालित होता है, जबकि पारंपरिक कृषक आंदोलन छोटे किसानों और मजदूरों से जुड़ा था। इसके बाद है 24 नंबर, ये क्या कह रहा है? उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी विवेचना कीजिए। तो उदारीकरण का अर्थ है आर्थिक नीतियों में सुधार कर व्यापार, उद्योग और निवेश पर लगे प्रतिबंधों को हटाना। इसका उद्देश्य निजीकरण, वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है। भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के तहत उदारीकरण लागू हुआ, जिससे विदेशी निवेश बढ़ा, लेकिन असमानता और रोजगार की चुनौतियां भी सामने आई। इसके बाद है 25 नंबर, ये क्या कह रहा है? जनसंचार के साधनों के परिवर्तित स्वरूपों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर जनसंचार के साधनों में प्राचीन समय से लेकर आधुनिक युग तक कई परिवर्तन हुए हैं। पहले पत्र पत्रिकाएं और रेडियो प्रमुख साधन थे। बाद में टेलीविज़न ने दृश्य श्रव्य माध्यम को लोकप्रिय बनाया। वर्तमान में इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म जनसंचार के मुख्य साधन बन गए। ये साधन अधिक त्वरित, प्रभावशाली और व्यापक पहुंच वाले हैं, जिससे सूचना का आदान प्रदान तेज और सरल हो जाता है। इसके बाद है 26 नंबर, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। नारी आंदोलन से समाज में महिलाओं के अधिकारों, समानता और सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाई। इसने शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक सहभागिता में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया। पितृसत्तात्मक सोच और लैंगिक भेदभाव को चुनौती दी गई। इसके प्रभाव से दहेज तथा बाल विवाह, घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक कुरीतियों का अंकुश लगा, जिससे महिलाओं को स्वावलंबी और स्वतंत्र बनने का अवसर मिला। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। उपनिवेशवाद का अर्थ है एक शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देशों पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करना। इसमें उपनिवेशवादियों ने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर अपने देश की समृद्धि बढ़ाई, जबकि उपनिवेशित देशों की अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति को हानि पहुंचाई। इसके बाद है प्रभाव। इसके प्रभाव क्या हैं? आर्थिक प्रभाव देखिए, उपनिवेशवाद के तहत शोषणकारी नीतियाँ अपनाई गई, जिससे कृषि और उद्योग जैसे पारंपरिक आर्थिक ढांचे नष्ट हो गए। उपनिवेशित देश केवल कच्चा माल आपूर्ति करने वाले क्षेत्र बनकर रह गए। फिर है सामाजिक प्रभाव। उपनिवेशवाद ने सामाजिक ढांचे को कमजोर किया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहीं, जबकि ग्रामीण इलाकों की उपेक्षा हुई। जातीय और धार्मिक भेदभाव को भी बढ़ावा मिला। इसके बाद है राजनीतिक प्रभाव। उपनिवेशवाद ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया और सत्ता पर विदेशी नियंत्रण कायम किया। स्वतंत्रता आंदोलन का उदय इसी का परिणाम था। सांस्कृतिक प्रभाव। पश्चिमी संस्कृत का प्रसार हुआ, जिससे स्थानीय परंपराएं और भाषाएं हाशिए पर चली गईं। इसके बाद अथवा वाला देखिए क्या कह रहा है?
कृषक सामाजिक संरचना की व्याख्या कीजिए। इस पर वैश्वीकरण के पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। 28 नंबर है, पंचायती राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीण समाज में उत्पन्न परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो पंचायती राज व्यवस्था भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रतीक है, जिसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत लागू किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को अपनी समस्याओं के समाधान में भागीदार बनाना और विकास प्रक्रिया को तेज करना है। ग्रामीण समाज में परिवर्तनों के प्रभाव। तो पहला प्रभाव है सामाजिक परिवर्तन, फिर है आर्थिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन, पंचायतों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए आरक्षण ने सामाजिक समावेशित को बढ़ावा दिया। इससे हाशिए पर रहने वाले समुदाय की राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण हुआ। फिर है आर्थिक परिवर्तन, पंचायती राज ने ग्रामीण विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने का अहम भूमिका निभाई। मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़े और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास हुआ। इसके बाद है राजनीतिक जागरूकता। ग्राम स्तर पर चुनाव प्रक्रिया के ग्रामीण जनता में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई। अब लोग अपनी समस्याओं को लेकर अधिक सक्रिय और संगठित हो गए हैं। फिर है प्रशासनिक सुधार, स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हुई, जिससे ग्रामीण समाज की समस्याएं जल्दी सुलझने लगी। फिर है यहाँ पर अथवा वाला, क्या कह रहा है, सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है, भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है। फिर है 29 नंबर, ये क्या कह रहा है, ऐतिहासिक पद्धति किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। ऐतिहासिक पद्धति वह प्रणाली है जिसके माध्यम से इतिहासकार अतीत की घटनाओं, व्यक्तियों और समाजों का अध्ययन करते हैं। यह पद्धति ऐतिहासिक तत्वों को खोजने, उनकी व्याख्या करने और सत्यापित करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाती है। ऐतिहासिक पद्धति में प्राथमिक स्रोतों जैसे अभिलेख, पत्र, चित्र और पुरातात्विक अवशेष और द्वितीय स्रोतों जैसे इतिहासकारों के विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? प्रमुख उद्देश्य में प्रामाणिकता सुनिश्चित करना, प्रामाणिकता सुनिश्चित करना, अतीत की घटनाओं और तथ्यों को प्रामाणिकता के आधार पर सत्यापित करना ताकि इतिहास सटीक और निष्पक्ष हो। कारण और प्रभाव का विश्लेषण, ऐतिहासिक घटनाओं के कारणों और उनके परिणामों को समझना, जिससे समाज के विकास और परिवर्तन का अध्ययन हो सके। फिर अगला है समाज का मूल्यांकन। तो यह पद्धति समाज की प्राचीन संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली को समझने में मदद करती है। सीख प्रदान करना, इतिहास का अध्ययन वर्तमान और भविष्य के लिए सीखने और बेहतर नीतियाँ अपनाने में सहायता करता है। साक्ष्यों का संग्रह, ऐतिहासिक स्रोतों का संरक्षित और उनका विश्लेषण कर अतीत के प्रति जागरूकता बढ़ाना होता है। फिर यहाँ पर अथवा वाला देखते हैं, क्या कह रहा है, सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए तथा इसके स्वरूपों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।